सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फोकल लेंथ एंड पोजीशन ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ अ थिक लेंस। एक मोटे लेंस की फोकस दूरी तथा उसके प्रधान बिंदुओं की स्थिति हम लोग याद करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अगर एक थिक लेंस है तो उसके फोकल लेंथ को कैसे डिराइव करना है, साथ ही उसके कार्डिनल पॉइंट्स का पोजीशन भी हम लोग याद करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग बात करें थिक लेंस की, मोटे लेंस की, पहले हम लोगों को समझ लेना चाहिए व्हाट इज अ लेंस। लेंस क्या है? लेंस के बारे में आपने ऑलरेडी क्लास 10th और 12th में पढ़ रखा है। तो बताइए व्हाट इज अ लेंस। लेंस क्या है? वीडियो को पॉज करिए, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर नहीं पता है तो पढ़ लीजिए। चलिए बताते हैं लेंस क्या होता है। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाय एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाय एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। सेकेंड वन मे बी स्फेरिकल और मे बी फ्लैट। देखिए, लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जो कम से कम एक गोलीय पृष्ठ से घिरा होता है। दूसरा पृष्ठ गोलीय हो भी सकता है या फ्लैट यानी कि प्लेन यानी कि समतल हो सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए दोनों फ्लैट हो जाते हैं, अगर मान लीजिए दोनों ही सरफेस, ए बोथ द सरफेस आर फ्लैट, तो क्या ये लेंस है? जी नहीं, इसे हम लोग ग्लास स्लैब बोलते हैं। ये कांच का गुटका है। तो लेंस जो है एक बाउंडेड, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें एक जो सरफेस होगा वो स्फेरिकल होना ही चाहिए। दोनों स्फेरिकल हो सकता है, अच्छी बात है। तो ये अगर दोनों स्फेरिकल हुआ ऐसा तो इसको बोलेंगे हम लोग ये कॉन्वेक्स लेंस है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है ये। और अगर ऐसा वाला लेंस है तो इसको क्या बोलते हैं बच्चा? ऐसे वाले लेंस को हम लोग कॉनकेव लेंस, वो भी डबल कॉनकेव लेंस है। ओके, सो दिस इज कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज कॉनकेव लेंस। लेंस दो प्रकार के होते हैं। ओके, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। तो अब बताइए लेंस क्या है? लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाय एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जो कम से कम एक गोलीय पृष्ठ से घिरा होता है। अच्छा, कॉन्वेक्स को हम लोग हिंदी में उत्तल लेंस कहते हैं और कॉनकेव को हम लोग हिंदी में अवतल लेंस कहते हैं। ये तो बात हो गई लेंस की। अब हम लोग बात करते हैं कि एक मोटे लेंस और एक पतले लेंस में क्या अंतर है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ थिन लेंस एंड अ थिक लेंस। अब कई सारे बच्चे ये बोलेंगे सर कमाल करते हो, मोटा लेंस तो मोटा होता है, पतला लेंस पतला होगा। बिल्कुल सही है। मोटा लेंस का जो थिक लेंस होगा उसका थिकनेस ज्यादा होगा, जो थिन लेंस होगा उसका थिकनेस कम होगा। लेकिन हम लोग थोड़ा सा टेक्निकली चलते हैं कि एक थिन लेंस और एक थिक लेंस में टेक्निकली क्या डिफरेंस है। तो चलिए मैं बनाता हूं यहां पर। ये मैं बना, अच्छा ये ग्लास स्लैब है ना बच्चा, ये बीच में क्या कर रहा है? कबाब में हड्डी क्या कर रहा है? बस आ गया था, समझाने के लिए आपको ले आए थे। ये एक लेंस पतला सा लेंस है। जी हां, ये है थिन लेंस। कौन सा लेंस है? दिस इज थिन लेंस। तो थिक लेंस कैसा होगा? थिक लेंस वो होगा जिसका थिकनेस ज्यादा होगा। तो चलिए ये बना दिया आपके लिए थिक लेंस। और ये कौन सा लेंस है बच्चा? ये है थिक लेंस, थिक लेंस। और ये इसका थिकनेस हो जाएगा। ओके, तो बिल्कुल सही है कि थिक लेंस का थिकनेस ज्यादा होगा, थिन लेंस का थिकनेस जो है वो बहुत कम होगा। उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों जो सरफेस है ना स्फेरिकल सरफेस, उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपेयर में नेग्लिजिबल होता है थिकनेस। यहाँ पे नेग्लिजिबल नहीं होता, यहाँ पे कंसिडरेबल होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंसिडरेबल होगा थिकनेस। लेकिन जो टेक्निकल हम लोग डिफरेंस बताना चाह रहे हैं वो कुछ ऐसा है कि थिन लेंस में, इसको ध्यान सुनो, आप बीएससी सेकेंड ईयर में हो, क्लास 10th और 12th वाली बात मत करो कि पतला होता है मोटा होता है। यहां पर थिन लेंस में केवल और केवल एक ही प्रिंसिपल प्लेन होगा
और मुझे अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज अ प्रिंसिपल प्लेन। कार्डिनल पॉइंट्स वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो तीन लेंस में एक ही प्रिंसिपल प्लेन होता है, वन प्रिंसिपल प्लेन, वन प्रिंसिपल प्लेन। ओके, तीन लेंस यानी पतले लेंस में एक प्रिंसिपल प्लेन होगा, थिक लेंस में देयर आर टू प्रिंसिपल प्लेन्स। थिक लेंस में देयर आर टू प्रिंसिपल प्लेन्स। तो क्या लिखेंगे बच्चा यहां पर? टू प्रिंसिपल प्लेन्स। तीन लेंस में एक प्रिंसिपल प्लेन होता है, थिक लेंस में दो प्रिंसिपल प्लेन होगा। और एक चीज जो ऑलरेडी आप जानते हैं, तीन लेंस का फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1/r2। हाँ जी जी जी, एकदम सही पकड़े हैं। इसी को लेंस मेकर्स फॉर्मूला बोलते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। और यहां पर आपको यही फॉर्मूला डिराइव करना है। थिक लेंस के फोकल लेंथ को ही तो डिराइव करना हमारा मकसद है, हमारा उद्देश्य है। तो हम लोग जाएंगे उस टॉपिक पर। लेकिन एक चीज और आपको पता होना चाहिए अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो, कि जब एक स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है तो वहां पर हम लोग एक रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। जब भी एक गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन होगा तो उसके अपवर्तन का सूत्र क्या है, याद है क्या किसी को? नहीं याद है बच्चा तो याद कर लो। म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर अ स्फेरिकल सरफेस। ये है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। एक स्फेरिकल सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा तो ये रिफ्रैक्शन फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का, अपवर्तनांक है माध्यम का। वी क्या है? व्हाट इज वी? वी इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, यू इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट स्फेरिकल सरफेस। उस वक्रीय पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या है। ओके, इतना समझने के बाद चलिए अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। यह है एक थिक लेंस, और थिक लेंस के फोकल लेंथ को डिराइव करना ही हमारा मकसद है, हमारा उद्देश्य है इस वीडियो लेक्चर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। तो दिल थाम के नहीं, और दिमाग लगा कर बैठिए यहां पर। दिल कहीं और लगा लीजिए लेकिन दिमाग यहां लगाइए। तो चलो मान लेते हैं कि हमारे पास एक थिक लेंस है। लेट्स कंसीडर अ थिक लेंस। लेट्स कंसीडर अ थिक लेंस। चलिए मान लेते हैं कि एक मोटा लेंस है जो कि दो स्फेरिकल सरफेसेस से बाउंड है। वन इज O1b एंड सेकेंड वन इज O2b डैश। सो लेट्स कंसीडर अ थिक लेंस विच इज बाउंड बाई वन स्फेरिकल सरफेस O1b एंड सेकेंड वन इज O2b डैश। और स्फेरिकल है तो मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा दैट इज R1 एंड इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग ले लेते हैं R2, R1 R2। और ये जो O1 O2 है, O1 O2, ये जो डिस्टेंस होगा O1 और O2 के बीच का, दिस इज द थिकनेस ऑफ लेंस। तो यहां पर जो O1 एंड O2 है यही लेंस की मोटाई होगी। दिस इज द थिकनेस ऑफ लेंस। और ये भी तो एक चीज है कि लेंस है तो इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना, कुछ अपवर्तनांक होगा। तो मान लेते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। लेट्स म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओए होए होए, लेट्स म्यू इज द रिफ्रैक्टिव, अरे यार कैसे लिखा, कैसे नहीं रहा है, जो लिखा है तो अभी मिटा गया। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। लेंस का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग मान लेते हैं कि म्यू है। तो इतनी सारी चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं तो फिर से दोहरा रहा हूं मैं। एक लेंस है, एक मोटा लेंस है जो कि दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ है, दो स्फेरिकल सरफेसेस से बाउंड है। वन इज O1b, सेकेंड वन इज O2b डैश। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। थिकनेस, लेंस की थिकनेस t है, स्मॉल t है, मोटाई। और क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ द लेंस। और अब हम लोग
जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं बच्चा, तो आपको रे डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर आप रे डायग्राम को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे तब ये आपके बस की बात नहीं है। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में आपको रे डायग्राम बहुत अच्छे से समझना चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे और क्या हो रहा है। पहले हम लोग लेफ्ट से आने वाली लाइट रे पे फोकस करेंगे, और फोकस मतलब हमारा ध्यान जो है लेफ्ट से आने वाली प्रकाश किरण पे होगा। ओके, तो चलिए मान लेते हैं कि एक लाइट रे ए बी स्फेरिकल सरफेस O1b के पॉइंट बी पर इंसिडेंट होता है। AB is a light ray which incident on the spherical surface O1b at point B and AB is parallel to principal axis। AB एक प्रकाश किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर O1b के बिंदु B पर अपतित होती है। तो समांतर आई है, तो चलिए देखते हैं रिफ्रैक्शन के बाद कहां जाएगी। और ये है इसका रिफ्रैक्शन, बी डैश के रास्ते से होता हुआ ये प्रकाश किरण कहां जाना चाहिए, सी से निकल जाना चाहिए। अगर यहां पे O2 बी डैश नहीं होता है, अगर यहां पे O2 बी डैश नहीं होगा तो इस ए बी का रिफ्रैक्शन होगा और ये बी डैश के रास्ते से होते हुए सी से निकल जाएगी, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे सी पे मिलेगी ना, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है। लेकिन यहां पर O2 बी डैश है क्योंकि लेंस है ना, तो सेकंड जो स्फेरिकल सरफेस है वहां पे है, ऐसा नहीं है कि वहां पे नहीं है। तो अब ये बी और बी डैश है एक लाइट रे जो इस O2 बी डैश के लिए इंसिडेंट रे है। पहले समझिए क्या हो रहा है। एक रे ए बी जो O1b के पॉइंट बी पर इंसिडेंट होता है और यहां से डेविएट, यहां से रिफ्रैक्ट होने के बाद बी डैश के रास्ते से होता हुआ सी के रास्ते से निकल जाता है। अगर ये यहां पर नहीं होता, O2 बी डैश नहीं होता, तो इस लाइट रे का मुकद्दर क्या था, मुकद्दर यानी कि नियति क्या था, बी डैश से होता हुआ सी के रास्ते से निकल जाना। लेकिन क्योंकि यहां पर O2 बी डैश है तो ये क्या करता है, ये अपने हिस्से का भी उस लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा, बोलेगा हम भी करूंगा रिफ्रैक्ट, हम भी लाइट को बेंड करूंगा। एक्चुअली में आपको पता है जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड हो जाती है। ओके, तो यहां पे भी ये एयर था, ये दूसरा मीडियम है, लेंस का मीडियम है, जब यहां से यहां आया तो बेंड हुआ, जब यहां से बाहर जाएगा तो भी तो बेंड होगा ना। तो चलिए बेंड होगा। तो अब मान लेते हैं कि ये बी डैश जो इस O2 बी डैश के पॉइंट बी डैश पर इंसिडेंट होता है, रिफ्रैक्शन के बाद बी डैश F2 से निकल जाता है, बी डैश F2 के रास्ते से निकल जाता है, बी डैश F2। तो अब पूरे लेंस की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग पूरे लेंस को कंसीडर करें तो क्या होगा, आपको ये अंदर में होने वाली चीजें नहीं दिखेंगी, आपको नहीं दिखेगा बी डैश सी, क्योंकि ये होता अगर ये नहीं होता तब, लेकिन ये तो है ना, तो ये आपको नहीं दिखने वाला है। अब देखिए ए बी है एक पैरेलल रे, किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जो O1b के पॉइंट बी पर इंसिडेंट हुआ है। रिफ्रैक्शन के बाद बी डैश से होता हुआ इस सेकंड सरफेस O2 बी डैश के पॉइंट बी पर इंसिडेंट हुआ है और O2 बी डैश इसको और फर्दर रिफ्रैक्ट करेगा और उसको विचलित करेगा और उसका अपवर्टन होगा यहां पर, तब ये O2 नहीं, बी डैश F2 के रास्ते से निकल जाएगी। तो बी डैश F2 इज एमर्जेंट रे, यही है निर्गत किरण जो आप यहां से देखोगे तो दिखेगा। लेकिन क्या आप ऐसे लाइट को आते हुए फिर यहां से बेंड होते हुए फिर यहां से आते हुए देखोगे क्या, नहीं। अगर आप इस लाइट रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं, अगर आप इस लाइट रे को जो बी डैश F2 है अगर उसको पीछे बढ़ाएंगे और इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों A2 पर मिलते हुए प्रतीत होंगे, एक्चुअली में नहीं मिल रहे हैं। अगर आप बी डैश F2 को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं, ए बी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं, तो ये पॉइंट A2 है जहां पर इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे विल अपीयर टू मीट। तो आपको ये लगेगा कि बी डैश F2 इस पॉइंट A2 से आ रहा है,
और ये पॉइंट A2 ही क्या शो कर रहा है, देख लीजिए, क्या यही टोटल डेविएशन को शो करता है? क्या यही टोटल डेविएशन को शो कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल यही है टोटल डेविएशन। ये है इंसिडेंट रे और ये है एमर्जेंट रे, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है यही है टोटल डेविएशन, यानी लाइट का टोटल कितना बेंडिंग हुआ है, लाइट यानी कि प्रकाश कुल कितना विचलित हुई है, यहां से आप देख पाओगे। और ये पॉइंट A2 जहां से लाइट बाहर निकल रहा है या बाहर निकलता हुआ लग रहा है, क्या ये उतने ही हाइट पर है जितने हाइट पर लाइट इंसिडेंट हुआ है? बिल्कुल है। और अब अगर इस A2 से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इस प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या कहलाएगा? जरा ध्यान दीजिए, कार्डिनल पॉइंट्स वाले वीडियो लेक्चर को अगर आपने देखा है तो आप बता पाएंगे कि ये A2 जो है ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से लाइट एमर्ज होती हुई लग रही है, और ये उतने ही हाइट पर है जितने हाइट पर लाइट इंसिडेंट हुआ है। इट मींस ये जो A2H2 है, व्हाट इज A2H2? A2H2 है प्रिंसिपल प्लेन, और ये सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन है, ऑब्वियस सी बात है। ये है सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन, और ये जो पॉइंट H2 होगा, व्हाट विल बी H2? H2 है सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट। याद आया? कर याद ओ जमाना मेरे पढ़ाने का, प्यार का नहीं, पढ़ाने का। तो A2H2 हो जाएगा सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन, और H2 हो जाएगा सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट। और अब ये जो डिस्टेंस आपको मिलेगा, कौन से डिस्टेंस की बात हो रही है बच्चा? H2F2। ये जो डिस्टेंस है H2F2, यही है फोकल लेंथ। डिस्टेंस H2F2 ही है फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी, जिसको कि डिराइव करना आपका मकसद है। कहीं आप भूल तो नहीं गए, कहीं आप मेरी बातों में उलझ तो नहीं गए, गुमराह तो नहीं हो गए हो? नहीं होना है। H2F2 ही है फोकल लेंथ जिसको हम लोग को डिराइव करना है। तो अब हम आते हैं अपने डेरिवेशन पे, बहुत ही अच्छे से करेंगे। ये रे डायग्राम वही है जो पीछे बना हुआ था, अलग से नहीं बनाया आपको। ये है आपका एक प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। ओके, और अब हम लोग बारी बारी से रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाते जाएंगे। वैसे दो ही स्फेरिकल सरफेस है तो दो ही बार लगाएंगे। जब रिफ्रैक्शन इस O1B सरफेस से होगा, देन व्हाट विल बी द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला? रिफ्रैक्शन फॉर्मूला अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था, म्यू माइनस 1/r इज इक्वल टू म्यू अपॉन v माइनस 1/u। यही तो है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। यही रिफ्रैक्शन फॉर्मूला आपको एक बारी O1B के लिए लगाना है और एक बारी O2B के लिए अप्लाई करना है। ओके, तो लिखते हैं when the refraction take place from O1B, जब अपवर्तन पहले गोलीय पृष्ठ O1B से होता है, देन बाई रिफ्रैक्शन फार्मूला, तो मैं डायरेक्ट रिफ्रैक्शन फार्मूला लगाऊंगा। है म्यू तो है -1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, इस वाले स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या R1 है, इज इक्वल टू म्यू। इसके लिए इमेज क्या है? इमेज बनेगा O1C पर, तो C पर बनेगा, तो O1C क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ इमेज O1C माइनस, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पे है? लाइट रे पैरेलल है ना, यानी ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? इन्फिनिटी पे होगा। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। 1/∞ 0 होता है,
यानी यहां से आपको मिला है म्यू अपॉन O1C इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1, और यहीं से आपको 1 अपॉन O1C इज इक्वल टू मिल जाएगा म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू R1, और इसको आप संभाल के रख लीजिए। ये है इक्वेशन नंबर 1। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने समीकरण 1 का नाम दे दिया है। और ये कहां से मिला है, कैसे मिला है आपको? जब आप रिफ्रैक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं O1B के लिए। और अब हम लोग चलते हैं सेकंड स्फेरिकल सरफेस की तरफ, और वहां पर हम लोग रिफ्रैक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं दोस्त। व्हेन द रिफ्रैक्शन take place from O to B डैश, जब रिफ्रैक्शन इस वाले गोलीय पृष्ठ से होता है O to B डैश से होता है, देन अगेन बाई रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाइए। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R2 है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, सही है, ओके। माइनस यहां पर म्यू माइनस 1 है, तो क्या यहां पे भी आप म्यू माइनस 1 लिखेंगे? जी नहीं। इस वाले स्फेरिकल सरफेस के लिए लाइट एयर से इस मीडियम में आ रही थी, तब आपने म्यू रखा है। यहां पर इस स्फेरिकल सरफेस के लिए लाइट रे जो BB डैश है वो कहां से कहां जा रही है? BB डैश इस म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से एयर में जा रही है, तब आपको यहां पे 1/μ रखना पड़ेगा। म्यू के जगह पे 1/μ रखना पड़ेगा, तो यहां पे भी आपको 1/μ ही रखना पड़ेगा, और ये तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पे है आप बताइए? इस वाले सेकेंड स्फेरिकल सरफेस का ऑब्जेक्ट, ये जो C है ना, यहां पे जो इमेज बन रहा था O1B का जो इमेज है, यही O2B डैश के लिए ऑब्जेक्ट एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, एक आभासी वस्तु का काम करेगा। यानी इसके लिए वस्तु कहां पे है? O2C पर है, O2C। और ये फाइनल इमेज कहां पे बनता है? O2F2, O2F2। तो पहले तो हम लोग काम ये करेंगे दोस्त कि इस वाले इक्वेशन में म्यू से इनटू कर देंगे, ताकि ये जो 1/1 वाला लफड़ा वो खत्म हो जाए। तो क्या बच जाएगा? ये 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई R2 म्यू O2F2 माइनस म्यू O2C। और यहां से मैं क्या फाइंड आउट करूंगा? यहां से मैं एक मिनट, कुछ तो गलती हो रही है। गलती ये हो रही है बच्चा कि जब यहां पे मैं म्यू का इनटू किया तो म्यू कैंसिल हुआ ना, म्यू कैंसिल हुआ, तो यह आ जाएगा 1/O2F2। और अब यहां से आप निकाल लीजिए 1/O2F2 की वैल्यू। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चा भविष्य देख रखा है, मुझे मालूम है कि आने वाले वक्त में मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए हमने क्या किया, यहां से 1/O2F2 की वैल्यू निकाल लिया, जो कि आपको मिलेगा 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई R2 प्लस म्यू अपॉन O2C। और इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2, यानी कि समीकरण नंबर 2। तो दो चीजें हमने यहां पर कर ली हैं। O1B से रिफ्रैक्शन, उसके लिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाया और यही क्वेश्चन मिला अपने को। और उसके बाद O2B डैश के लिए रिफ्रैक्शन, और इसके लिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये मिला है। और अब आगे चलते हैं। अब हम आएंगे ट्रायंगल्स की तरफ। हमको टोटल यहां पे 4 ट्रायंगल्स, 4 त्रिभुजों पर गौर फरमाना है। 4 त्रिभुजों पे गौर फरमाएंगे। और ट्रायंगल कौन कौन से हैं आप जरा ध्यान देंगे आप। तो पहले तो यहां पे मैं अगेन प्रिंसिपल एक्सिस बना दूं एक, क्योंकि यहां से प्रिंसिपल एक्सिस ही गायब है। चलिए, याद है तूने मुझको कहा था तुमको नहीं भूलेंगे कभी। और गाना
अच्छा है लेकिन गाने वाला खराब है। चलिए देखते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल BO1C। चलिए गौर फरमाते जाइएगा। मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल BO1C। अब बोलोगे सर ये ट्रायंगल नहीं दिख रहा। एक्चुअली में यहां पर हम कुछ एज्यूम करके चलते हैं। हम ये एज्यूम करते हैं कि AB जो लाइट रे है, ये O1 जो कि इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर पॉइंट है, या इसको आप इसका पोल भी बोल सकते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि AB जो इंसिडेंट रे है वो इस पोल के बहुत ही पास में इंसिडेंट हुआ है। ये हम लोग एज्यूम करके चलते हैं। उस कंडीशन में ये O1 भी जो कर्वेचर है वो एक सीधा हम लोग उसको एज्यूम कर पाएंगे। तो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं BO1 से लेके कहाँ तक जाएंगे आप, BO1 से हम लोग को कंसीडर करना है। तो आज इसको थिक कर लूँ, थिक मोटा कर लूँ इसको। यहाँ से ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल पे हम लोग बात करेंगे। और एक ये ले लीजिए आप, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल की हम लोग बात करेंगे। तो कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं दोस्त? ट्रायंगल लव ट्रायंगल लव ट्रायंगल नहीं, ट्रायंगल, ओनली ट्रायंगल BO1C एंड B'O2C आर सिमिलर। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ये 90 है, ये भी 90 होगा, ये एंगल कॉमन है। तो एंगल थ्योरम से ये दोनों ही ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या होता है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। भुजा बराबर नहीं होते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो देखते हैं यहां पे कौन कौन से करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। जब हम लोग BO1 लेंगे तो यहां पे क्या लेना पड़ेगा, B'(O2) और ये इक्वल हो जाएगा O1C डिवाइडेड बाई O2C के। ओके, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो हमने लिया BO1, यहां पे ले लिया B'(O2), हमने लिया O1C, यहां पे ले लिया O2C। एंड नाउ व्हाट इज BO1 एंड B'(O2)? तो आपको पता है कि ये जो हाइट है ये H1 है, ये जो हाइट है ये H2 है। तो ये हो जाएगा H1 डिवाइडेड बाई H2 इज इक्वल टू O1C डिवाइडेड बाई O2C, इक्वेशन नंबर 3। ओके, एंड नाउ अगेन वी आर गोइंग टू कंसिडर अदर टू ट्रायंगल्स। और वो दोनों त्रिभुज कौन कौन से हैं बच्चा, ध्यान दीजिए। मैं बात करूंगा इस ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल की, इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। तो नाम याद है, नाम पहचानो। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया, मैं हूं कौन, मैं हूं A2H2F2। मैं कौन हूं, मैं हूं ट्रायंगल A2H2F2 एंड ट्रायंगल B'(O2F2। अगेन दे आर सिमिलर। ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हैं। तो क्या हो जाएगा, इफ टू ट्रायंगल्स आर समरूप, अगर दो ट्रायंगल जो हैं सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे A2H2 डिवाइडेड बाई B'(O2) और यहां पे हो जाएगा H2F2 डिवाइडेड बाई O2F2। और ये H2F2 ही है आपका मकसद, आपका लक्ष्य। आपको H2F2 ही तो निकालना है, यही तो फोकल लेंथ है। तो पहले हमको थोड़ा इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। अभी इसकी वैल्यू है H1, इसकी वैल्यू है H2।
ये है H2F2 और ये है O2F2। इसको समीकरण नंबर 4 दे दीजिए और लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो ये हो जाता है H2F2 डिवाइडेड बाई O2F2 इज इक्वल टू O1C डिवाइडेड बाई O2C। H2F2 डिवाइडेड बाई O2F2 इज इक्वल टू O1C डिवाइडेड बाई O2C। और निकाल लीजिए यहां से H2F2 इज इक्वल टू O2F2 इंटू O1C डिवाइडेड बाई O2C। ये जाके बस इधर इंटू हो गया है और यही है आपका F। लेकिन हम लोग फॉर्मूला 1/f के फॉर्म में निकालेंगे क्योंकि हमने देखा है लेंस मेकर्स फॉर्मूला किस फॉर्म में है। तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, इसका उल्टा ले लेते हैं। तो जब इसका उल्टा व्युत्क्रम लेंगे तो कैसा हो जाएगा बच्चा, ये जब इसका व्युत्क्रम लेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा 1/H2F2 इज इक्वल टू O2C डिवाइडेड बाई O2F2 O1C। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कैसे लिख सकते हैं दोस्त, कुछ ऐसे लिख सकते हैं, कुछ ऐसे बताते हैं कैसे, कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1/f, क्योंकि H2F2 ही F है, इज इक्वल टू 1/O2F2। इसकी वैल्यू निकाल रखी है, याद है मैंने बोला था, मैंने भविष्य देख रखा है। और ये O2C अपॉन O1C, इसकी वैल्यू भी आपको चाहिए होगी। तो पहले इस समीकरण को आप कुछ नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। समीकरण 4, इसको मैं दे देता हूं समीकरण 5। तो O2F2 1/O2F2 की वैल्यू देख लीजिए क्या है, 1/O2F2 की वैल्यू यहां से समीकरण 2 से हम लोग रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर O2C अपॉन O1C क्या है, इसको हमको निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं। ये देखिए यहां से यहां तक है O2C, ये जो लाल लाइन मैंने खींचा है ना, रेड कलर की लाइन, ये दिखाता है O2C को। और यहां से O1C यहां से यहां तक वाली लाइन क्या है, ये O1C है। और अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ये करूं कि O1C में से इस थिकनेस को माइनस कर दूं, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, यही तो थिकनेस है ना बच्चा, यही तो T है। तो अगर O1C में से T को माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा, अगर इस O1C में से इस T को माइनस कर दिया जाए तो क्या आपको O2C2 मिलेगा, सॉरी O2C मिलेगा, बिल्कुल O2C मिलेगा। O2C इज इक्वल टू O1C माइनस T, O2C इज इक्वल टू O1C माइनस T। और यहां पे थोड़ा सा और आगे देखेंगे हम लोग, O2C के लिए मुझे थोड़ा जगह चाहिए होगा, देखिए मुझे कितना जगह चाहिए, पूरा नहीं चाहिए बच्चा, पूरा नहीं चाहिए, थोड़ा जगह चाहिए मुझे, बता रहा हूं कितना जगह चाहिए। इसको थोड़ा सा नीचे ले आऊंगा बस मैं, क्योंकि यहां पे मैं अपना रणभूमि बना के कुछ खेल खेलने वाला हूं। चलिए O2C डिवाइडेड बाई O1C इज इक्वल टू, O2C को आपने क्या लिखा है, O1C माइनस T लिखा है। ये हो जाएगा O1C माइनस T डिवाइडेड बाई O1C, सो इज इक्वल टू, कैंसल 1 माइनस T अपॉन O1C, T माइनस, सॉरी 1 माइनस 1 अपॉन O1C की वैल्यू है क्या कहीं, 1 अपॉन O1C ये है, निकाल रखा है, इसको भविष्य देख रखा है बच्चा। 1 अपॉन, जब आप भी पढ़ लोगे तो आप भी भविष्य देख लोगे। 1 अपॉन O1C की वैल्यू है म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू R1, T पहले से है, ये है म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू R1। तो अब करना क्या है,
इक्वेशन 5 में हम लोग पहले 1/O2F2 की वैल्यू रखेंगे। तो पहले हम लोग इक्वेशन 5 में 1/O2F2 की वैल्यू रखेंगे। देखिए 1/O2F2 की वैल्यू क्या है, ये है 1/O2F2 इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू अपॉन R2 प्लस म्यू अपॉन O2C। तो आप यहां पे रखिए पहले वैल्यू 1/O2F2 की, जो कि है म्यू 1 माइनस म्यू है, सॉरी 1 माइनस म्यू अपॉन कितना है, R1 है कि R2 है, R2 है, 1 माइनस म्यू अपॉन R2 प्लस म्यू अपॉन O2C। वैल्यू पुट करने में बिल्कुल गलती नहीं करना, किए कराए पे पानी फिर सकता है। 1/O2F2 की वैल्यू पहले रखिए आप इक्वेशन 5 में 1 माइनस म्यू अपॉन R2 प्लस म्यू अपॉन O2C, म्यू अपॉन O2C, और इसके साथ इंटू है बच्चा किसका, इसके साथ इंटू है देखिए O2C अपॉन O1C का, O2C अपॉन O1C का इंटू करिए आप। सो 1/F इज इक्वल टू, इंटू करते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई R2, इसके साथ इंटू हो गया O2C अपॉन O1C, इंटू है यहां पर, प्लस यहां पे भी इंटू होने वाला है म्यू अपॉन O2C इंटू O2C डिवाइडेड बाई O1C। तो यहां से कुछ तो कटेगा, O2C कट गया, तो अब हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा 1/F इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई R2 इंटू O2C अपॉन O1C प्लस म्यू अपॉन O1C। और अब देखिए हमने O2C अपॉन O1C वैल्यू निकाल रखा है, O2C अपॉन O1C, O2C अपॉन O1C की वैल्यू है ये, तो ये वैल्यू हम लोग यहां पुट करने वाले हैं। साथ ही हम लोग म्यू अपॉन O1C की भी वैल्यू पुट करेंगे, म्यू अपॉन O1C जो कि यहां से मिलेगा, म्यू अपॉन O1C म्यू माइनस 1 अपॉन R1 है, म्यू अपॉन O1C की वैल्यू है म्यू कितना है, म्यू माइनस 1 अपॉन R1, म्यू माइनस 1 अपॉन R1 है, ये ब्रैकेट में डाल दीजिए प्लस, और ये 1 माइनस म्यू अपॉन R2 पहले से है, और इसके साथ इंटू करना है O2C अपॉन O1C का, इसकी वैल्यू यहां पे है 1 माइनस टी म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू R1, 1 माइनस टी म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू R1। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजियाना नहीं है, हमने किया क्या है फिर से देखिए, 1/F 1/O2F2 O2C अपॉन O1C। पहले हम O2C अपॉन O1C को वैसे ही रखते हैं, बस यहां पे 1/O2F2 की वैल्यू पुट कर दिया है, उसके बाद इसको इंटू करते हैं, और इंटू करने के बाद हम लोग O2C अपॉन O1C की वैल्यू पुट करेंगे, करते हैं, और उसके बाद म्यू अपॉन O1C की भी वैल्यू पुट करते हैं। चलिए ठीक है, और अब बढ़ेंगे आगे, आगे ही बढ़ते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। यहां से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, म्यू माइनस 1 कॉमन निकाल लीजिए। जब आप म्यू माइनस 1 कॉमन निकालोगे बच्चा, तो यहां तो 1 माइनस म्यू है, यानी माइनस यहां पे बाहर आ जाएगा, यहां पे माइनस बाहर आ जाएगा ना, यहां माइनस के इंटू हो जाएगा, तब ये बन जाता है क्या, ये बन जाएगा, देखिए ये तो हो गया 1/R1, 1/R1 है ना, म्यू माइनस 1 तो बाहर आ गया, तो यहां पे 1 बच गया। यहां से आपने 1 माइनस म्यू नहीं, म्यू माइनस 1 बाहर निकाल रहा है, तो यहां पे माइनस, और माइनस के साथ यहां पे बच जाएगा 1/R2, और ये तो भैया यहां को तो हमने कुछ किया ही नहीं अभी तक टच भी नहीं किए हैं तुमको, तो म्यू R1 ओके, और ये ब्रैकेट क्यों कुछ बंद होगा। और अब तो अच्छा और सॉल्व करेंगे इसको, 1/F म्यू माइनस 1 तो है तो कोई दिक्कत नहीं है, म्यू माइनस 1 1/R1 है तो है, कोई दिक्कत नहीं है। इस माइनस 1/R2 का इंटू कर दो,
तो ये हो जाएगा -1/R2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस T म्यू -1 डिवाइडेड बाई म्यू R1 R2, और यही है थिक लेंस, मोटे लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 1/R1 माइनस 1/R2 प्लस T म्यू -1 डिवाइडेड बाई म्यू R1 R2। ये है थिक लेंस के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया है। और अब अगर मान लो यहां पर इफ t इज इक्वल टू 0 हो, यानी लेंस थिन हो, लेंस का थिकनेस जो है नेग्लेजिबल है, इफ t इज इक्वल टू 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 1/R1 माइनस 1/R2। जी हाँ, ऑब्वियस सी बात है, यही मिलेगा। यही तो है पतले लेंस के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला। तो ये हमने अपना एक काम तो कर लिया, हमने थिक लेंस के फोकल लेंथ को डिराइव कर लिया है। एंड ऑब्वियसली बिल्कुल आप यहां पे गौर फरमा पाएंगे कि लेंस का थिकनेस जितना ज्यादा होगा, लेंस का थिकनेस जितना ज्यादा होगा उसका फोकल लेंथ उतना ही कम होगा। लेंस का थिकनेस जितना ज्यादा होगा, लेंस की मोटाई जितनी ज्यादा होगी, उसकी फोकस दूरी उतनी ही कम होगी। तो चलिए, एक काम में तो हम सफल हो गए, एक काम हमने कर लिया। अब हम आ रहे हैं अपने दूसरे काम की तरफ। अब हम लोग निकालेंगे पोजीशन ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स, पोजीशन ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स। तो देखिए पहले क्या हो रहा है, पहले हो तो ये रहा है कि एक लाइट रे लेफ्ट से आ रही है ए बी, एक लाइट रे ए बी लेफ्ट से इस वाले सरफेस पर इंसिडेंट होती है और यहां से रिफ्रैक्ट होती है और फिर यहां से रिफ्रैक्ट होती है। तो पता होना चाहिए आपको ये जो पॉइंट है, दिस H2 इज, व्हाट इज H2? H2 इज सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट एंड व्हाट इज F2? अच्छा, लाइन नहीं खींचा हूं इसलिए नहीं समझ पा रहे हो क्या? खींच देते हैं ना भाई, प्रिंसिपल एक्सिस नहीं खींचा था इसलिए मुख्य अक्ष बनाना पड़ेगा आपके लिए ना। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, ये नहीं, ये है H2, ये है F2। व्हाट इज H2? H2 इज सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट एंड F2 इज सेकेंड फोकल पॉइंट, या फिर सेकेंड फोकस पॉइंट बोल सकते हैं आप। तो H2 क्या है? H2 है प्रथम मुख्य बिंदु और F2 है द्वितीय मुख्य फोकस। तो इनकी स्थितियां हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस, ओहो कुछ ज्यादा ही ठीक हो गया, डिस्टेंस ऑफ सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम सेकेंड सरफेस, द्वितीय मुख्य फोकस की इस दूसरे सतह से दूरी कितनी है ये निकाल लेते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए O2F2, और ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हो यार। O2F2 यहां से कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। O2F2 यहां से कहीं मिलेगा? यहां से मिलेगा। O2F2 यहां से निकाल लीजिए, ये सब इधर चला जाएगा, तो क्या मिलेगा? O2F2 इज इक्वल टू H2F2, ये हो जाएगा O2C डिवाइडेड बाई O1C। एक बार फिर देख लो, यहां से आपको चाहिए O2F2, तो O2C का इधर इंटू हो गया, O1C आके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो O2C डिवाइडेड बाई O1C।
सो O2F2 इज इक्वल टू H2F2 क्या है, क्या यही है F? जी हाँ, यही तो F है। O2C अपॉन O1C की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। O2C अपॉन O1C 1 माइनस टी म्यू माइनस 1 माइनस टी म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू R1। तो ये है पोजीशन ऑफ और डिस्टेंस ऑफ सेकेंड प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द सेकेंड सरफेस। ये है द्वितीय मुख्य फोकस की दूसरे सतह से दूरी O2F2। और अब क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट from the second surface, डिस्टेंस ऑफ सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट फ्रॉम द सेकेंड सरफेस। तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है, O2H2 चाहिए, O2H2 चाहिए, O2H2। चलो हम लोग इसको नाम देते हैं बीटा, लेकिन यह नेगेटिव होगा क्योंकि आपको साइन कन्वेंशन पता है, चिन्ह परिपाटी आप जानते हैं। लेफ्ट में जाओगे तो उसको नेगेटिव लेना है, तो माइनस बीटा कितना मिलेगा आपको, माइनस बीटा इज इक्वल टू, अगर आप H2F2 में से किसको माइनस कर दें, O2F2 को माइनस कर दें, तब आपको मिल जाएगा O2H2। H2F2 तो F है, माइनस O2F2 कितना है, यह है O2F2, माइनस F 1 माइनस टी म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू R1। और अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, तो F माइनस प्लस F इंटू टी म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू R1, ये और ये कटेंगे तो कितना बच गया, आपको मिला माइनस बीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा F टी म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू R1। तो बीटा कितना आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, माइनस का इंटू कर दो, माइनस F टी म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू R1। बीटा इज इक्वल टू माइनस F इंटू टी म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू R1। तो हमने दो चीजें अभी कर ली हैं। यहां पे हमने निकाला है पोजीशन ऑफ सेकेंड प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द सेकेंड सरफेस O2F2, जो कि आया है F 1 माइनस टी म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू R1। और ये क्या है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट फ्रॉम द सेकेंड सरफेस माइनस F टी म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू R1। जब आप सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट और सेकेंड प्रिंसिपल फोकस निकाल रहे हो तो यहां पे R1 है, यहां पे R1 है, यानी कि जब हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस निकालेंगे तो वहां पे R2 आ जाएगा और कुछ निकालना है, पर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है बच्चा, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है बस। तो अभी देखो, जब लाइट रे आप लेफ्ट से लेके आते हो तो आपको सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट मिला, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस मिला है, और जब लाइट रे आप कहां से लेके आओगे, राइट से लेकर आइए। अब लाइट रे को आपको राइट से इंसिडेंट करवाना है कुछ इस तरीके से, तो ये ऐसे रिफ्रैक्ट होगा और यहां से रिफ्रैक्ट होने के बाद कुछ यूं निकल जाएगा, टेढ़ा हो गया है, सीधा कर देते हैं, कुछ यूं निकल जाएगा। और अगर मैं यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस खींच दूं, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये पॉइंट क्या होगा, दिस पॉइंट विल बी फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, और इसको आप पीछे बढ़ाते हैं, इसको आप आगे लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, और ये H1 क्या हो जाएगा,
H1 विल बी फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट। तो जैसे आपने सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट और सेकंड प्रिंसिपल फोकस निकाला है, वैसे ही आप फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस। देखिए सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट का डिस्टेंस माइनस एफ टी म्यू माइनस वन अपॉन म्यू आर वन है। तो फर्स्ट के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे R2 कर देंगे। फर्स्ट के लिए आप यहाँ पे R2 कर देंगे। वैसे ही आप इसके लिए भी करेंगे। फोकस के लिए सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, F1 माइनस टी म्यू माइनस वन अपॉन म्यू आर वन है। तो फर्स्ट के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा माइनस F1 प्लस टी म्यू माइनस वन डिवाइडेड बाई म्यू R2। ओके 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 ओके, क्या ये क्लियर है? तो ये इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया है कि एक थिक लेंस के फोकल लेंथ को कैसे डिराइव करना है, साथ ही उसके कार्डिनल पॉइंट्स के पोजीशन को भी हमने पता किया है, मतलब डिटरमाइन किया है, कार्डिनल पॉइंट्स को फाइंड आउट किया है, कार्डिनल पॉइंट्स के पोजीशन को फाइंड आउट किया है। ओके, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।